हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके इस स्टडी प्लेटफॉर्म इंटेलिजेंट फैमिली पे। तो आज हम लोग 10th क्लास के मैथ का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसमें इस क्लास में हम किसी भी अपरिमेय संख्या की अपरिमेयता सिद्ध करेंगे। जैसे हमें पता है कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो इस क्लास में हम सिद्ध करेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हमें पता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इस क्लास में हम सिद्ध करेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह की बहुत सारी संख्याएं हैं जो अपरिमेय है, उसकी अपरिमेयता हम इस क्लास में सिद्ध करेंगे। जो बोर्ड एग्जाम में फिक्स रहता है कि वो 2 नंबर का पूछता ही है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम सिद्ध करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। क्वेश्चन इस तरह से रहता है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 के जगह पर हमारा √5 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है। कोई भी अपरिमेय संख्या दे देगा और बोलेगा सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको सिद्ध कैसे करें? तो सबसे पहले सिद्ध करना स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन रहेगा इस तरह, हम जब कॉपी में बनाना स्टार्ट करेंगे तो सिद्ध कीजिए के जगह पर हम लिखेंगे, कॉपी में उतारेंगे सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह हम उतार देंगे कॉपी में क्वेश्चन नंबर देके। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे परमान, यहाँ हम लिखेंगे परमान। अब हमको बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ये एक अपरिमेय संख्या है। जैसे होता है कि कोई मुजरिम होता है और जब उसको अदालत में ले जाया जाता है, उसको मतलब सजा सुनवाने, या फिर उसको मतलब वकील जब लड़ता है तो मुजरिम बोलता है कि हम मतलब दोषी नहीं है, तो वकील क्या बोलता है, माना कि तुम दोषी नहीं हो। अब जब तुम दोषी नहीं हो तो सिद्ध करो कि तुम वहां क्यों गए थे जहां मतलब कत्ल हुआ या फिर कुछ इस तरह से, मतलब जो है, जो बोल रहा है सिद्ध कर रहे हैं, हम उसका ऑपोजिट मान लेते हैं। जैसे यहाँ बोल रहा है कि एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि ये है, तो हम बोलेंगे माना कि तुम अपरिमेय नहीं हो, तो अपरिमेय नहीं हो तो क्या हो, परिमेय हो। अब जब तुम परिमेय हो तो तुम्हें P/Q के बराबर होना चाहिए। यहाँ बोले अपरिमेय सिद्ध करने, तो मानेंगे क्या, परमान लिख के हम लिखना स्टार्ट करेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के बराबर होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जितनी भी परिमेय संख्या होती है वह P/Q के बराबर होती है। तो लिखेंगे अर्थात जब तुम परिमेय हो तो √2 बराबर होना चाहिए P/Q के। परिमेय तो इसके बराबर होना चाहिए, जहां Q एक पूर्णांक संख्या, यानी Q 0 के बराबर नहीं है, P और Q पूर्णांक है। जहां P और Q पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक है, और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी संख्या परिमेय होती है तो ऐसा होता है कि वो P/Q के बराबर होता है, और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं होता। अब हो सकता है P/Q का मान 3/4 भी हो सकता है, या फिर P/Q का मान 6/8 भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि अगर ऊपर और नीचे नीचे कुछ कटने वाला होता है तो उसको हम काट लेते हैं। जैसे 6/8 में ये 2 से भाग लग जाता है, 2 तिया 6, 2 चौके 8, कट गया, 3/4 हो गया। तो हम क्या करेंगे कि इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड था, 6 में भी 2 था, 8 में भी 2 था, तो 2 काट लिए तो 3 बचा। उसी तरह यहाँ भी हो सकता है P/Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, यानी ऊपर जो है P का मान
उसका गुणनखंड किए 2/3, नीचे किए 2 × 4। तो इसका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड था दोनों में था उसको हम काट दिए तो 3/4 हो गया, और 3/4 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसी तरह P/Q है, उसमें अगर कोई कटने वाला है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, तो उस गुणनखंड से हम भाग दे देते हैं। लिखेंगे क्या? P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो उससे भाग देने पर माना कि क्रमशः, जैसे हम 6/8 को दिए तो कितना आया? 3 और 4। उसी तरह क्रमशः m और n प्राप्त होता है, यानी P और Q को जब काटे, जो कटने वाला था इसमें, तो क्रमशः m और n प्राप्त होता है, n प्राप्त होता है, यानी P की जगह पर m हो जाएगा और Q की जगह पर n हो जाएगा। तो इसीलिए √2 किसके बराबर हो जाएगा? इसीलिए √2 बराबर हो जाएगा किसके? P/Q की जगह पर काटे तो मेरा आया m/n, P की जगह पर m और Q की जगह पर n, क्योंकि यहाँ लिखिए क्रमशः mn, यानी पहले Q तो पहले m, बाद में क्या है? पहले P तो पहले m और Q तो n, यानी P की जगह पर m हो गया और Q की जगह पर n हो गया। तो √2 बराबर हो गया m/n के। अब हमने क्या किया, इतना देर में हम देखते हैं। सबसे पहले बोल रहा था इसको अपरिमेय सिद्ध करने, तो हमने क्या किया कि इसका उल्टा मान लिया, माना कि ये परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय है तो इसको P/Q के बराबर तो होना चाहिए। फिर क्या किए कि P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो उससे भाग दिए तो हमें m/n प्राप्त हुआ। अब जबकि m और n में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जैसे यहाँ 3 और 4 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, जब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो ये जो 3 और 4 है इसका अगर हम HCF निकालें तो इसका HCF जो होगा वो 1 के बराबर होगा। जब कोई कटने वाला नहीं ऊपर और नीचे में, और हम उसका HCF निकाले तो वो 1 के बराबर होता है। अब जब दो संख्याओं का HCF 1 के बराबर होता है तो उस संख्या को हम कहते हैं ये सहअभाज्य संख्या। उसको क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या। m और n प्राप्त होता है। यहाँ भी m और n में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जब उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो इसको हम कहेंगे सहअभाज्य संख्या। इसका HCF कितना होता है? 1 के बराबर होता है। जब हम 3 और 4 का HCF निकालेंगे कोई भी विधि से तो वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो गया? m और n प्राप्त होता है। यहाँ ये भी लिख सकते हैं जो सहअभाज्य संख्या है, यानी m और n जो है वो सहअभाज्य संख्या है, जो सहअभाज्य संख्या है, जो कि सहअभाज्य संख्या है। लिख दे इसलिए √2 बराबर m/n। अभी तक क्या किए? इसको परिमेय मान लिए, परिमेय माने तो ये तो होगा ही। अब क्या किए? पहला स्टेप किए कि परिमेय मान लिए, जो करना था कर लिए। फिर P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तो उससे भाग दे दिए और यहाँ पहुंच गए। अब तीसरा स्टेप क्या करना है कि दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे, यानी इधर √2 का स्क्वायर कर देंगे, √2 का स्क्वायर कर देंगे, और इधर क्या करेंगे? m/n जो है हम इसका स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ स्क्वायर तो कर सकते हैं। अब √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा।
और m बटा n का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा m स्क्वायर बटा n स्क्वायर। यानी देखिए कि दो बराबर हो गया m स्क्वायर बटा n स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि m और n क्या है, सह अभाज्य संख्या है जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे यहाँ हमने लिया 3 और 4, इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी ऊपर और नीचे कटने वाला नहीं है, तो ये सअभाज्य संख्या है। अब सअभाज्य संख्या का हम क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए, यानी 3 बटा 4 का स्क्वायर कर दिए तो कितना हो जाएगा 9 बटा 16। अब देखते हैं कि 9 बटा 16 में भी कुछ कट रहा है ऊपर नीचे, नहीं कट रहा है। कितना से काटेंगे 9 बटा 16, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित कर देती है। इसी तरह से हम ऊपर और नीचे दोनों का स्क्वायर कर दिए, सअभाज्य संख्या का स्क्वायर कर दिए, फिर भी उसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, हम देखते हैं कि 2 एक पूर्णांक संख्या है जबकि m और n जो है वो सअभाज्य संख्या है। अब जब m और n सअभाज्य संख्या है, ये एक सअभाज्य संख्या थी 9 और 16, तो क्या इसको कट के हम पूर्णांक के बराबर ला सकते हैं? इसको हम काट के पूर्णांक के बराबर ला सकते हैं, जिस तरह यहाँ एक पूर्णांक संख्या है, यानी बटा के नीचे कुछ नहीं है, तो इसके रूप में हम इसको नहीं ला सकते क्योंकि ये कटेगा ही नहीं, इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ही नहीं है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ तो पूर्णांक हो गया और ये कभी भी पूर्णांक के बराबर हो ही नहीं सकता, तो कभी भी पूर्णांक वाला और बिना पूर्णांक वाला एक दूसरे के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो लिखेंगे यहाँ एक विरोधाभास हो जाता है, तो लिखेंगे चूंकि 2 एक पूर्णांक संख्या है जबकि m स्क्वायर बटा n स्क्वायर सअभाज्य संख्या है। अब सअभाज्य संख्या है तो वो कभी भी पूर्णांक के बराबर हो नहीं सकता क्योंकि उसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ही नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ जब विरोधाभास हो जाएगा तो हम सीधा लिखेंगे अतः मेरा मानना गलत था। हमने जो माना था कि ये परिमेय संख्या है, ये गलत माना था, ये अपरिमेय संख्या है, और इस तरह मेरा सिद्ध हो जाएगा। चलिए आगे लिखते हैं, 2 बराबर m स्क्वायर बटा n स्क्वायर हो गया। फिर हम नीचे लिखेंगे, अगर नीचे दिखाई नहीं दे तो हम यहाँ लिख देते हैं, लेकिन नीचे लिखना है इसको। लिखेंगे चूंकि 2 एक पूर्णांक संख्या है, चूंकि 2 एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, जबकि m स्क्वायर बटा n स्क्वायर सअभाज्य संख्या है जिसका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ही नहीं है। ऊपर का गुणनखंड करेंगे 3 गुना 3 और इसमें सिर्फ 2 ही आएगा। चूंकि 2 एक पूर्णांक संख्या है जबकि m स्क्वायर बटा n स्क्वायर सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है जो कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। पूर्णांक संख्या और ये बटा वाला जो कभी भी कटेगा ही नहीं, तो इसके बराबर तो हो नहीं सकता। लिखेंगे m स्क्वायर बटा n स्क्वायर सअभाज्य संख्या है जो कभी भी बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे अतः मेरा मानना गलत था, √2 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना लिख देंगे और मेरा बन जाएगा। हम नीचे अगर दिखाई ना दे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, लेकिन इसको नीचे लिखना है। क्या लिखेंगे, अतः मेरा मानना गलत था, √2 एक परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर लिख देते हैं अतः मेरा मानना गलत था,
जो मान लिए थे कि ये परिमेय संख्या है वो गलत था। पूर्ण विराम, फिर लिखेंगे √2 परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या है। √2 परिमेय नहीं अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। और इस तरह मेरा ये क्वेश्चन बन जाता है। इसी तरह का हम एक और दूसरा क्वेश्चन बनाकर देखते हैं, जिसमें इसमें तो सिर्फ था कि √2 को जांच करना है। अब रहेगा कि 3 प्लस √2, इसको जांच करना कि ये जो संख्या है ये एक अपरिमेय संख्या है। इसको जांच करना इससे भी आसान। चलिए इसके बाद हम इसी को देखते हैं। तो अभी हमने सिद्ध किया कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। √2 की तरह अगर √5 रहे तो सेम वही प्रोसेस करके बनाएंगे। √5 की जगह √7 रहे या फिर रूट के अंदर कोई भी संख्या रहे तो उसकी अपरिमेयता हम उसी तरह से सिद्ध कर सकते हैं। अब √5 के साथ √2 के साथ यानी रूट वाला के साथ अगर कोई संख्या जुड़ जाए, कोई पूर्णांक जुड़ जाए, जैसे √5 के पहले अगर जुड़ जाए 2 प्लस √5, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अब इसकी अपरिमेयता हम कैसे सिद्ध करेंगे? √7 के साथ √7/2 जुट जाए, इसकी अपरिमेयता हम कैसे सिद्ध करेंगे? √7 के साथ -1 जुट जाए, इसकी अपरिमेयता हम कैसे सिद्ध करेंगे? यानी अब हम जानेंगे कि रूट वाला संख्या के साथ अगर कोई संख्या और जुड़ जाए जो बिना रूट में हो यानी रूट वाला नहीं हो तो उसकी अपरिमेयता हम कैसे सिद्ध करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। उसी तरह एक क्वेश्चन हमने यहाँ लिया है 2 प्लस √2। √2 को तो अभी हम सीख गए कि इसकी अपरिमेयता कैसे सिद्ध करेंगे। अब √2 के साथ 2 जुट गया है तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। यानी परिमेय में अगर कोई यानी अपरिमेय में कोई परिमेय संख्या जुड़ जाए तो वो पूरी जो संख्या बनेगी वो अपरिमेय ही होगी। उसी तरह ये एक अपरिमेय संख्या है। अब इसकी अपरिमेयता हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसकी अपरिमेयता हम कैसे सिद्ध करें देखते हैं। तो इसकी